Today our topic is about set. Firstly, we have to discuss the definition of set. Set is a well-defined collection of distinct object. Here the well-defined जो word है उसका special meaning है. Well-defined means here the property of a set. क्या बोलते हैं कि अगर well-defined कोई सेट है, अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो हम उसके एलिमेंट के बारे में ये नहीं बता पाएंगे कि ये एलिमेंट उससे बिलोंग करता है या नहीं करता है. वेल डिफाइंड सेट की वो प्रॉपर्टी है जिससे हम ये बता सकते हैं कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट दे दिया जाता है तो हम उसको ये बता सकें कि ये एलिमेंट उस सेट से है या नहीं है. ठीक है, जैसे कि अगर मान लो हमको नेचुरल नंबर का सेट दे दिया गया, हमें पता है नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है एन से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक है, अब किसी ने बोला कि क्या इसमें 5 है, तो हाँ इसमें 5 है क्योंकि 5 एक नेचुरल नंबर है तो वेल डिफाइंड है. किसी ने पूछा क्या इसमें 10 है, तो हाँ इसमें 10 है क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर है. ठीक है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वेल डिफाइंड है. किसी एलिमेंट को अगर पूछा जाएगा कि ये इससे बिलोंग करता है या नहीं करता तो हमारा आंसर या तो हाँ होगा या ना होगा. ऐसे ही अगर हम कोई सेट बनाए इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, तो अब ये एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि इंटेलिजेंट को हम सब अलग अलग वेज में मेज़र करते हैं. ठीक है, तो अगर ऐसे कोई सेट बनाएंगे तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि द पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो बिलोंग करता है या नहीं करता है. तो किसी भी सेट में उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको वेल डिफाइंड होना चाहिए कि अगर हमें कोई एलिमेंट दिया जाए तो हम एकदम से ये बता सकें कि वो उससे बिलोंग करता है सेट से या नहीं करता. यहाँ मैंने डिस्टिंक्ट को जोड़ा हुआ है. ये जो डिस्टिंक्ट है इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कोई सेट दिया जाता है, मानो हमें कोई सेट दे दिया 1 1 2 2 3 4 5, ठीक है, और बोल दिया कि ये एक सेट है. ठीक है, तो हम इस सेट को ऐसे करके लिखेंगे 1 2 3 4 और 5. ये दोनों सेट इक्वल होंगे. मीन्स जो सेट होगा उसमें अगर किसी एलिमेंट का रिपीटेशन हो रहा होगा तो हम उनको सिंगली लिखेंगे और रिपीटेशन को नहीं लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद कुछ सेट की डेफिनेशन के बाद कुछ एग्जांपल्स हैं सेट के. सेट का फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे. द सेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, किसी क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनका एक सेट बन सकता है. ठीक है, क्योंकि अगर हमने किसी बच्चे से पूछा कि आप उस क्लास के हो या नहीं हो, ठीक है, तो उसका आंसर या तो हाँ होगा या ना होगा. देन वो सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है सेट की. सो दिस इज एन सेट. ऐसे ही द सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया की जितने भी रिवर्स हैं उनका एक सेट बन सकता है. सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर का भी एक सेट बन सकता है. इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होते हैं? 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन. ठीक है, उसके बाद फोर्थ है सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ ए क्लास. देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये क्या नहीं होगा, एक सेट नहीं होगा. वैसे भी एक जो हमारी क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, जैसे किसी पर्सन की ऑनेस्टी, जैसे कि ऑनेस्टी हो गई, या इंटेलिजेंट हो गया, इंटेलिजेंस हो गई. ठीक है, ये जो है ना वे किसी की क्वालिटीज़ हैं. ठीक है, और जिन क्वालिटीज़ को ना हम वेल डिफाइंड नहीं कर सकते, इसलिए जिन सेट्स में इन चीज़ों का जिक्र होता है, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, क्वालिटी, तो उनसे हम जो सेट बनाते हैं वो सेट वेल डिफाइंड नहीं होता है. देन वो एक सेट नहीं हो सकता. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि किसी सेट में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट या फिर मेंबर्स ऑफ द सेट बोलते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट इन अ सेट इज कॉल्ड द मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट. जैसे कि अगर हम बोले किसी क्लास के स्टूडेंट का एक सेट लेते हैं तो वो जो सारे स्टूडेंट होंगे दैट्स आर द मेंबर ऑफ द सेट या फिर एलिमेंट्स ऑफ द सेट. अब देयर सम यहाँ पे कुछ नोटेशंस हैं सेट की. जैसे कि मानो पहला है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर से हम क्या समझते हैं? नेचुरल नंबर से हम समझते हैं कि जो नंबर 1 2 3 4 ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. इंटीजर की
की बात की जाए तो जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, दोनों साइड ये क्या होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर। रैशनल की बात करें तो जो नंबर्स p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और जो q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, आर रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों होते हैं। और फिर सबसे बड़ा जो सेट होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर्स और रेशनल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर सब आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। किसी भी सेट को हम दो वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। ठीक है, टेबुलर फॉर्म का मतलब या रोस्टर फॉर्म का मतलब है कि हम एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। जैसे कि जब हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिखा रहे थे, हम तो ये 1, 2, 3 ऐसे करके दिखा रहे थे। ठीक है, तो हमने जो सेट है उनको एज इट इज़ एज ए एलिमेंट सेट में रख दिया है एलिमेंट्स को। तो जो इस तरह से सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, रूल मेथड। इसमें क्या होगा कि हम सेट के एलिमेंट को ना लिख के सिर्फ उसके रूल को लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि मानो हमारे पास कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो मैं कोई सेट लिखती हूँ ए, उसकी अगर हमें रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे ए सेट में एक्स ऐसे एक्स हैं दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमने एलिमेंट को ना लिख के और उसकी क्या लिखती हैं, प्रॉपर्टी लिखती हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इस तरह से हम जब किसी सेट की प्रॉपर्टीज़ को लिख देते हैं, ना कि सभी एलिमेंट को लिख के, तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। और जब हम एलिमेंट्स को लिख देते हैं किसी सेट के, देन उसको हम बोलते हैं रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। ठीक है, अब आ गया हमारे पास कुछ टाइप ऑफ सेट्स हैं। पहला है फाइनाइट सेट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट आर फाइनाइट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट आर फाइनाइट इन नंबर, देन उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे कि अगर किसी सेट में हमें कुछ सेट दे रखा है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हैं, जब उन्हें गिनते हैं तो वो कुछ फाइनाइट नंबर देते हैं, देन उस सेट को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। जैसे कि मानो मेरे पास एक सेट है ए, बी और सी, यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो ये जो एक फाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर। अगर किसी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो इनफाइनाइट हो जाते हैं तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। जैसे कि अगर हम नेचुरल नंबर को लें 1, 2, 3, इसमें कितने एलिमेंट हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट है, देन ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। थर्ड वन इज सिंगलटन सेट। देखो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सिंगल मीन्स अकेला। ठीक है, वो सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। ठीक है, वो सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, उस सेट को हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। द सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। अगर किसी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है तो उस सेट को हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। जैसे कि मान लो ए सेट है, इसमें सिर्फ ए एलिमेंट है। ठीक है, तो ये एक सिंगलटन सेट है। एम्प्टी सेट, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, एम्प्टी मतलब खाली। जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो उस सेट को क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। द सेट which does not contain any element is
कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, ये तीन इसके नाम हैं। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है नल सेट की, वो क्या होता है, एम्प्टी करली ब्रैकेट्स या फिर फाई, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट की। ठीक है, अब ये देखो, अगर हमें करली ब्रैकेट्स के अंदर 0 लिख दिया जाए या करली ब्रैकेट्स के अंदर फाई लिख दिया जाए, कई बार ये नोटेशन दी जाती है, तो क्या ये एक एम्प्टी सेट है? नहीं, ये दोनों एम्प्टी सेट नहीं हैं, ये सिंगलटन सेट हैं। यहाँ पहले सेट में 0 इज़ एन एलिमेंट और दूसरे सेट में 5 इज़ एन एलिमेंट। जब हम एम्प्टी सेट की बात करते हैं तो मीन्स हमें या तो खाली जो करली ब्रैकेट्स दे रखे होंगे या फिर सिंगल 5 दे रखा होगा, करली ब्रैकेट्स नहीं लगा रखे होंगे, देन उसको हम क्या बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट। उसके बाद इक्वल सेट, टू सेट A and B are said to be equal if every element of A in B and B in A। देखो इक्वल सेट के लिए क्या है कि अगर हमारे पास इक्वल के लिए कम से कम 2 सेट होने चाहिए। उन 2 सेट्स में क्या होगा कि मान लो हमने ए और बी 2 सेट ले लिए, तो ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी का हर एलिमेंट ए में होना चाहिए, तो उन दोनों सेट्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स। जैसे कि देखो हमारे पास ये है ए बी और सी, और हमारे पास बी सेट है बी ए और सी, तो हम देखते हैं कि ये क्या इक्वल सेट हैं या नहीं है। तो देखो एक में एलिमेंट क्या है, ए में, बी में भी है, ए में दूसरा एलिमेंट बी में भी है, तीसरा एलिमेंट सी में भी है। ऐसे ही अगर बी का देखेंगे तो बी का भी हर एलिमेंट किस में होगा, ए में होगा। देन ये दोनों जो सेट्स हैं उनको क्या बोल सकते हैं, इक्वल सेट्स। ठीक है, उसके बाद इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट को पढ़ने से पहले हम एक प्रॉपर्टी उसको पढ़ते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। ठीक है, देखो किसी भी फाइनाइट सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो उनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो जब किसी फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट हम गिन सकते हैं, तो जो वो नंबर्स होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। ठीक है, किसी सेट का कार्डिनल नंबर या किसी सेट की कार्डिनलिटी निकालनी हो, ये सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए होता है, तो उसमें जितने एलिमेंट हैं हम उनको गिन लेंगे और वो जितने एलिमेंट्स होंगे वही उस सेट की कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट होगा। ठीक है, अब हम एक बार इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या होगी कि मानो हमारे पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अगर सेम हुए तो ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं कि इसमें भी अगर मान लो 3 एलिमेंट हो, इसमें भी 3 एलिमेंट हो, तो ए और बी क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। जैसे कि मानो मैंने ए में 1 2 लिख लिया और बी में मैंने ए और बी लिख लिया, तो कार्डिनलिटी ए की कितनी होगी, 2 हो गई, बी की भी कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में कितने हैं, 2 हैं। तो इस तरह से हम क्या बता सकते हैं कि ए और बी दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, आया समझ? ओके, और